कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही आंकड़ों को छिपाकर हकीकत से ध्यान भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। जयराम ने ट्वीट कर लिखा, संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। इस सत्र को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी सरकार देश को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, अडानी घोटाला, जाति जनगणना और विशेष रूप से बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और आर्थिक संकट आदि से भटकाने की कोशिश कर रही थी। सरकार आंकड़ों को चाहे कितना भी छिपा ले, हकीकत ये है कि बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं। पिछले सप्ताह रिपोर्ट में कुछ तथ्यों, मुख्य रूप से सितंबर के आरबीआई बुलेटिन में जिन्हें दबा दिया गया, उनको हाईलाइट करता हुआ हमारा बयान। दरअसल जयराम रमेश ने कुछ तथ्य सिलसिलेवार तरीके से सामने रखे हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। सितंबर 2023 का आरबीआई का नवीनतम बुलेटिन कोविड-19 महामारी से उबरने में मोदी सरकार की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। फरवरी 2020 में 43% लोग लेबर फोर्स में थे। 3.5 से अधिक सालों के बाद ये भागीदारी दर 40% के आसपास बनी है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 25 साल से कम आयु के 42% से अधिक ग्रेजुएट 2021-22 में बेरोजगार थे। यह गंभीर चिंता का विषय है। महामारी से पहले 2022 में भी महिलाओं को उनकी वास्तविक आय का केवल 85% ही मिल पा रहा था। हम ये भी जानते हैं कि महामारी की शुरुआत से पहले ही भारत में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे मोदी सरकार ने बहुत छिपाने की कोशिश की। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आम परिवारों को घरेलू बजट पर पड़ रहा है। टमाटर की कीमतों में अनियंत्रित उछाल को सबने देखा। जनवरी 2023 से तुअर दाल की कीमतें 45% बढ़ गई। कुल मिलाकर दालों का इन्फ्लेशन 13.4% पहुंच गया है। अगस्त से आटे की कीमतें 20%, बेसन की कीमतें 21%, गुड़ की कीमतें 11.5% और चीनी की कीमतें 5% बढ़ी हैं। आवश्यक घरेलू क्षेत्र में अनियंत्रित महंगाई अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में मोदी सरकार की अक्षमता को दर्शाती है। मोदी सरकार की पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों ने आर्थिक लाभ को कुछ चुने हुए कंपनियों तक केंद्रित किया। इस वजह से एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया। मार्सेलस की एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2022 में सभी मुनाफे का 80% सिर्फ 20 कंपनियों के पास गया। इसके विपरीत छोटे व्यवसाय की बाजार हिस्सेदारी भारत के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर थी। 2014 से पहले छोटे व्यवसाय की बिक्री कुल बिक्री का लगभग 7% थी, लेकिन 2023 की पहली तिमाही में ये गिरकर 4% से भी कम हो गई। कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा 1 लाख छोटे व्यवसाय मालिकों के 2023 के सर्वेक्षण के मुताबिक 75% छोटे व्यवसायों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। निजी क्षेत्र को मिलने वाला ऋण विकास का इंजन है। एक दशक तक ऋण का स्थिर रहना अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लक्षण है। पिछले हफ्ते के आरबीआई बुलेटिन में दिखाए गए विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 तक निजी क्षेत्र का घरेलू ऋण लगातार और तेजी से बढ़ा था। 2004 में ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 36.2% से बढ़कर 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 51.9% हो गया, लेकिन 2014 के बाद से ऋण वृद्धि स्थिर हो गई। 2021 में घरेलू ऋण महज 50.4% था, 2014 की तुलना में कम। सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि घरेलू वित्तीय देनदारियां तेजी से बढ़ी हैं। वित्त मंत्रालय चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि ये सभी लोग घर और गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल के दौरान गोल्ड लोन में 23% और पर्सनल लोन में 29% की भारी वृद्धि हुई। ये आंकड़े संकट के स्पष्ट संकेत हैं। इससे पता चलता है कि लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज में डूबने को मजबूर हैं। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू बचत वृद्धि वित्त वर्ष 2012 में सकल घरेलू उत्पाद के 7.2% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में केवल 5.1% रह गई। यह बचत वृद्धि दर 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यह मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी को दर्शाता है। एक दशक में पहली बार भारत में एफडीआई प्रवाह में गिरावट आई। आरबीआई बुलेटिन से पता चला कि वित्त वर्ष 2023 में एफडीआई में 16% की कमी आई। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2004 में 0.8% से दोगुना होकर 2014 में 1.7% होने के बाद एफडीआई स्थिर रहा। 2022 में यह प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.5% था। विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाने के लिए उत्साहित नहीं है। इसका मुख्य कारण मोदी सरकार का मित्र पूंजीवाद, विफल आर्थिक नीतियां और सांप्रदायिक तनाव भड़काना है। बढ़ती बेरोजगारी, घरेलू आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, एमएसएमई की घटती बिक्री, धीमी घरेलू ऋण वृद्धि, घरेलू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि और बचत में कमी और एफडीआई में गिरावट से लेकर मोदी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। सामान्य परिवार और छोटे व्यवसाय भारी दबाव में है। सरकार इस स्थिति को ठीक करने में अक्षम है। वो इसके बजाय डेटा को विकृत करने में और दबाने में व्यस्त है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।